Hey guys, my dear students, very warm greetings of the day. Today we are going to start second part of electrochemistry chapter, and that is electrolytic cell. Initially we discussed at the very beginning of the chapter, there are three parts of this chapter. One is galvanic cell, where there is significant utilization of concepts of ionic equilibrium chapter of 11th standard. Then electrolytic conduction, that has been covered already. Third part is electrolytic cell. Electrolytic cell is also known as voltameter or coulometer. कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बैटरी से, डायरेक्ट करंट डीसी करंट पास करते हैं, तो इसको हम वोल्टामीटर बोलते हैं, coulometer भी बोलते हैं. अब electrolysis is not something a new process for us. We guys have studied electrolysis in our 9th or 10th standard. तो मैट्रिकुलेशन की साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में विच ऑल डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर. एक कंपोनेंट होता है सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट दैट इज बैटरी. एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सोर्स ऑफ करंट दैट इज बैटरी. ये गैल्वेनिक सेल है इटसेल्फ. दूसरा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इसलिए इलेक्ट्रोड्स का हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे. अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हो, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हो. तो ये इलेक्ट्रोड हैं. इलेक्ट्रोड आपके मेटल रोड हो सकते हैं या फिर जनरली प्लेटिनम रोड मिलेंगी आपको. प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं जाता. इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रोड दूसरे भी जैसे नॉन मेटल ग्रेफाइट भी मिल सकता है इलेक्ट्रोड की फॉर्म में, कोई कंपाउंड भी मिल सकता है इलेक्ट्रोड की फॉर्म में, पर जनरली मेटल्स होते हैं. ये जनरली प्लेटिनम मेटल मिलेगा मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको इन दिस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट हम पास करते हैं. एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा जनरली. नेक्स्ट कंपोनेंट इज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट आपका एक्वस स्टेट में भी हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट आपका मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है. जैसे Na पॉजिटिव मोल्टन स्टेट में ले लूं मैं, NaCl आपका मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है. तो दोस्तों इसमें जो कैटायनिक पार्ट है Na पॉजिटिव, कैटायन Na पॉजिटिव किधर भागेंगे, इधर कैथोड की तरफ भागेंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव पोलरिटी का है और एनोड पॉजिटिव पोलरिटी का इधर. लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव पोलरिटी का हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिव पोलरिटी का हो जाएगा. एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, बात बिल्कुल सही है. एनोड वो इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव पोलरिटी का है, बात हरदम सही नहीं है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और केमिकल रिएक्शन होती है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. यहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है. एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन. रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोनेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे Na पॉजिटिव है, सारे Na पॉजिटिव आयन NaCl मोल्टन में इधर भागेंगे और Cl नेगेटिव आयन किधर भागेंगे, कैथोड की तरफ आएंगे, एनोड की तरफ आएंगे एनायंस. तो कैटायंस कैथोड की तरफ गए, एनायन एनोड की तरफ गए. मोल्टन में जब सिर्फ आयन्स इधर इधर मूव करने होंगे, वो आयन इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनोड की तरफ मूव करे उसको एनायन बोला गया, और वो आयन जिसको इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड की तरफ मूव करे उसको कैटायन बोला गया. तो इस तरह कैटायन एनायन को हम लोग बोलते हैं. और NaCl मोल्टन का मैंने एग्जांपल लिया. तो देयर इज सोर्स ऑफ करंट, बैटरी, देयर आर इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट भी हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकते हैं. देयर इज इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक.
ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है एक्वस एंड मोल्टन स्टेट में। एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रोलाइट आपका इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, फाइन। तो बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक मस्ट बी इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको छूना ना छूना ना मैं जवा हो गई, आपने वो गाना सुना होगा। तो बच्चों इस टैंक को बिल्कुल भी छूना नहीं, और छूना है तो इसको इंसुलेटिंग बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर बनाना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होना चाहिए। और इलेक्ट्रोड्स क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होने चाहिए। इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक मस्ट बी इंसुलेटर, राइट। फॉर इस कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, एनायन किधर भागते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, एनोड की तरफ, पॉजिटिव पोलैरिटी का है, एनायन एनोड की तरफ भागेंगे। यहां पे Cl नेगेटिव आयन आएगा एनोड के ऊपर, मोल्टन NaCl हमने लिया है, दिस इज मोल्टन NaCl। केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करवा रहे हैं। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव आयन आएगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव आयन आया और वो Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर इसको बैलेंस करें तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं। आओ हरियाणा चले, ध्यान होगा आपको, ऑल अदर एटम में क्लोरीन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन है नहीं, हरियाणा H है नहीं। अब लास्ट में चार्ज, इधर -2 चार्ज है, तो इधर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्साइड ऐड करके दिखाई देते हैं। इससे क्या समझ में आता है हमें कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से लॉस होते हैं बाय 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन, 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन लॉस, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cl2, 1 मोल ऑफ Cl2। हमने बात की थी 11th स्टैंडर्ड में कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और 1 फेराडे किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -e, मॉडुलस लेंगे तो E आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय Na। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया Na मल्टीप्लाइड बाय E। Na की वैल्यू आप पुट करोगे, जानते हो आप Na की वैल्यू 6.023 10⁻23 और ये है 1.602 10⁻⁻19, ये कूलम आ गया। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 96,500 कूलम आ जाएगी। तो 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस 96,500 कूलम। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। एट एनोड ऑक्सीडेशन हो गया, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, 1 मोल Cl2 बनता है। होता कैसे है, Cl नेगेटिव सबसे पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और Cl रेडिकल बना देता है। फिर उसके बाद ये है आपका प्राइमरी चेंज, दिस इज प्राइमरी चेंज बोला जाता है। अगर मैं Cl रेडिकल और Cl रेडिकल से फाइनल एनोड प्रोडक्ट बना दूं Cl2, फाइनल एनोड प्रोडक्ट ये है Cl2, तो ये हो गया सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज
सेकेंडरी चेंज। तो व्हाट इज प्राइमरी चेंज इन इलेक्ट्रोलिसिस? जो आयन होते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी चेंज। और प्राइमरी चेंज के जो प्रोडक्ट हैं वो फाइनली प्रोडक्ट बनाए, फाइनल एनोड प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। तो इन प्राइमरी चेंज आयंस लॉस और गेन देयर इलेक्ट्रॉन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्योंकि रिडक्शन होगा। तो आयंस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल स्पीशीज बना लेना प्राइमरी चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। एंड जो न्यूट्रल स्पीशीज आपके रेडिकल बने वो फर्दर कॉम्बिनेशन में जाएं और प्रोडक्ट बना ले, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसको सेकेंडरी चेंज बोलते हैं, उसको हम सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज हमसे कोई नहीं पूछेगा, बट आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके न्यूट्रल स्पीशीज बना लेना, रेडिकल बना लेना प्राइमरी चेंज कहलाता है। और प्राइमरी चेंज के जो प्रोडक्ट हैं दे अंडरगो सेकेंडरी चेंज टू गिव फाइनल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। ये हो गया एट एनोड। एनोड पे जो एनोड प्रोडक्ट है इसको मैं बोलूंगा एनोड प्रोडक्ट। रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय वन एटम, वन आयन, वन मॉलिक्यूल इज एन फैक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम, रिस्पेक्टिव आयन, रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। इसी को मैं एक लैंग्वेज में बोलूंगा कि जब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे लॉस होते हैं, लॉस मतलब प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीडेशन आप में प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन प्लस करके लिखे रहते हैं। जब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं यानी कि एनोड पे 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यहाँ से जाएंगे और ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो यहाँ से जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट से और 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर गेन हो जाएंगे। यहाँ पे 50 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो 50 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो जाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, उसके अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। यू पीपल नो इट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जितना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, जितनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड से पास हुई, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होते हैं उतने। यहाँ पे 5 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हुए एनोड पे ऑक्सीडेशन की बदौलत, तो यहाँ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे रिडक्शन की बदौलत एट कैथोड। तो यहाँ पे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। तो ऑक्सीडेशन हाफ में 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो रिडक्शन हाफ में कैथोड पे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही गेन होते हैं। यहाँ पे 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो यहाँ पे 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में, ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। तो किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में number of moles of electron lost at anode is equal to number of moles of electron gain at cathode। वहां पे रिडक्शन हो रहा है, वहां पे गेन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस होगा। ये बात पक्का है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, या कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए तो मतलब 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई एनोड के थ्रू। यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही गेन होंगे यानी कि कैथोड के थ्रू भी 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 मोल क्लोराइड आयन 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड से पास होती है, यानी कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं एनोड पे। तो 2 मोल Cl नेगेटिव आयन 1 मोल Cl2 में ऑक्सीडाइज होकर चले जाते हैं। ये इक्वेशन हमें ऐसा बोल रही है, इफ यू अंडरस्टैंड इट इन लैंग्वेज इट्स मीनिंग। तो एनोड प्रोडक्ट हो गया एपी, मतलब आई वांट टू राइट इन शॉर्ट एनोड प्रोडक्ट एज एपी, एब्रीविएशन। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बच्चों? कैथोड पे अगर हम बात करें तो रिडक्शन होता है। तो क्या होगा? कैथोड पे Na पॉजिटिव आयन है, कैटायन, यहां पे रिडक्शन होता है कैथोड पे। मैं बोलूं कि कैथोड नेगेटिव पोलरिटी का होता है तो यहां इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो सही है,
लेकिन गैल्वेनिक सेल में पोलरिटी यहाँ पे नेगेटिव है और वहां पर पोलरिटी पॉजिटिव हो जाती है गैल्वेनिक सेल में। पर ऐसे बोलोगे कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों जगह सही है, गैल्वेनिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन होता है, दोनों जगह सही है, यहाँ पर भी वहां पर भी। तो एनोड मीन्स वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर रिडक्शन होता है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू पॉन्डर अबाउट। कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो कैथोड पे कौन भागे जा रहे हैं, कैटायंस। कैटायन Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, यहां से लॉस हुए, वही इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन होंगे और सेम नंबर में होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Na मेटल बन गया। जब ये मोल्टन स्टेट में होता है NaCl तो काफी हाई टेम्परेचर होता है, तो सोडियम क्या रहेगा, सोडियम मेटल लिक्विड स्टेट में रहेगा, बिकॉज इसको मोल्टन स्टेट में लेके आना मतलब काफी हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर के ऊपर सोडियम मेटल बनेगा, वो भी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा आपका। Na+1 इलेक्ट्रॉन गिविंग Na, यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे लॉस हुए, तो पक्का 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर गेन होंगे। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को बराबर करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2 मोल इधर कर देता हूं। तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो गई, यहां पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और यहां पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए, यहां पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो क्या हुआ, नेट सेल में दोनों को ऐड कर दो, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गए। तो कैथोड पे क्या समझ में आता है, कैथोड पे जब 2 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो 2 मोल Na पॉजिटिव रेड्यूस होकर 2 मोल सोडियम मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनोड पे 2 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो 2 मोल Cl नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर 1 मोल Cl2 बना लेते हैं। अब एन फैक्टर में लिखूंगा, एक मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो एन फैक्टर 2, 2 क्लोराइड आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो एक आयन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन तो एन फैक्टर 1, 2 सोडियम आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, 2 सोडियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो एन फैक्टर 1 हो गया। अब देखो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं दोनों को, तो ये क्या हो गया, 2 Cl नेगेटिव और 2 Na पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, 2 Na पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो क्या बना लिया, Cl2 गैस बना लिया एनोड पे और सोडियम मेटल बना लिया कैथोड पे। ये कैथोड प्रोडक्ट है, दिस इज कैथोड प्रोडक्ट, दिस इज एनोड प्रोडक्ट। क्या हुआ, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर भी लिख दो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेट रिडक्शन रिएक्शन, ये नेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की सेल रिएक्शन हो गई। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की सेल रिएक्शन हो गई फाइनल। तो बच्चों क्या हुआ, ये 2 Na पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव को 2 NaCl लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे जितनी फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उतनी फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से पास होती है, ये बात पक्का है, यस और नो। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बराबर होने चाहिए। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, अब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो एनोड किसका बना हुआ है, ये प्लेटिनम है और ये भी हमने प्लेटिनम। बच्चों जब भी इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वेश्चन में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं हो न्यूमेरिकल में, तो आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके चलना है। Whenever nature of electrode is not mentioned, by default take platinum electrode, inert electrode as electrode in the question, और mention है तो वही लेंगे जो mention है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो बड़ी आसानी से कि एनोड और कैथोड पे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, क्यों, फाइन। तो दिस इज अबाउट, इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, सेल रिप्रेजेंटेशन। आप कहीं पे इसका रिप्रेजेंटेशन, वेरी रेयरली यू विल सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल बहुत काम आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ लीस्ट यूज, आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं इसका रिप्रेजेंटेशन।
किसी मटेरियल, किसी बुक में, किसी टीचर के डिस्कशन में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन यू विल नॉट फाइंड, पर हम लोग देख लेते हैं बिकॉज समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड। तो देखो क्या है, ये एनोड है, याद करवा रहा हूं मैं आपको, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड है, कैथोड है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। ऑक्सीडेशन यहां, रिडक्शन यहां हो रहा है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम लोग यहाँ पे एनोड के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे कैथोड के बारे में लिखेंगे और बीच में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखेंगे। ठीक है। एनोड किसका बना हुआ है? प्लेटिनम का। और एनोड प्रोडक्ट क्या है? Cl2 गैस। ये हो गया एनोड के बारे में। कैथोड के बारे में, कैथोड किसका है? प्लेटिनम का है। कैथोड प्रोडक्ट क्या है? सोडियम मेटल है। बीच में इलेक्ट्रोलाइट का विवरण रहेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी लिखेंगे, लेकिन जब मोल्टन है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा NaCl। मान लो एक्वस सॉल्यूशन होता तो 0.1 मोलर होता तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, है ना। पर मोल्टन है तो कॉन्सेंट्रेशन तो लिखेंगे नहीं, पर ये तो इंफॉर्मेशन तो देनी है। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो सब कुछ बताएगा। एनोड प्लेटिनम का है, एनोड प्रोडक्ट Cl2 है। कैथोड प्लेटिनम पर बना हुआ है, कैथोड प्रोडक्ट सोडियम लिक्विड है। मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है हमें सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन्स अ लॉट। रिप्रेजेंटेशन देख के आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग कैथोड के बारे में लिखते हैं, यहाँ पे कैथोड प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे कैथोड हो गया, यहाँ पे एनोड हो गया और यहाँ पे एनोड प्रोडक्ट हो गया। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की तो डीकंपोजिशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बोलते हैं। देखो 3 वर्ड हैं, एक आयनाइजेशन, दूसरा डिसोसिएशन और तीसरा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन एक केमिकल चेंज होता है। आयनाइजेशन, डिसोसिएशन मतलब जैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन पहले से, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही वो डिसोसिएट हो गया, उसका लैटिस टूट गया, तो बस अलग अलग हो गए और हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस आयन्स अलग अलग हुए हैं और अलग फेज में, एक्वस फेज में चले गए सॉलिड फेज से, तो इसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन। एसिटिक एसिड है, उसमें पहले से मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो आयन है नहीं, पानी में डालने पर, पोलर सॉल्वेंट में डालने पर एसिटेट आयन H आयन में पार्शली डिकम्पोज हो जाएगा और उसी को हम पार्शली डिसोसिएट हो जाएगा, उसको हम लोग आयोनाइजेशन वर्ड यूज कर लेते हैं उसके लिए, क्योंकि आयंस बने। थर्ड होता है डीकंपोजिशन। बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल यूजिंग दीज वर्ड्स, बी वेरी सिलेक्टिव। डीकंपोजिशन इज ए केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलिसिस में Na पॉजिटिव है लेकिन वहां पे Na मेटल है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन। Cl नेगेटिव है लेकिन वहां पे Cl2 है, अलग ही केमिकल स्पीसीज है। जैसे थर्मल डीकंपोजिशन की बात करते हैं, थर्मल मतलब हीट, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन है, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन वाली। CaCO3 को हीट करें तो CaO क्विकलाइन प्लस CO2, प्रोडक्ट अलग ही है CO2, रिएक्टेंट साइड CaCO3 पत्थर था, तो वो हीट करने पर केमिकल रिएक्शन हुई थर्मल डीकंपोजिशन। या इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, डीसी करंट पास करने पर केमिकल रिएक्शन हुई तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस, decomposition of electrolyte, decomposition of electrolyte। अब इलेक्ट्रोलाइट एक्वस भी हो सकता है या फिर मोल्टन भी हो सकता है।
decomposition of electrolyte by redox reaction on passing electricity is इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। ये डिकम्पोजिशन है। जैसे इस एग्जांपल में देखें हम, NaCl था आपका, मोल्टन स्टेट में लिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो Na बन गया और कैथोड के ऊपर Na बन गया, एनोड के ऊपर Cl बन गया। यही है इलेक्ट्रोलिसिस का। ये बैलेंस करेंगे तो हाफ लिख दो, नहीं तो हाफ मत लिखो, बैलेंस नहीं करना। तो ये आपका कैथोड प्रोडक्ट है और ये आपका एनोड प्रोडक्ट है। यस और नो? ये आपका कैथोड प्रोडक्ट है, ये आपका एनोड प्रोडक्ट है। तो ये डिकम्पोजिशन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मींस इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। या एक बस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मत बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल दो, अपने आप समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। दैट्स ऑल। ये एक एग्जांपल लिया मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का, बहुत ही कॉमन और सिंपल एग्जांपल वी हैव टेकन। अब मोल्टन स्टेट की बजाय एक्वस स्टेट में हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। पहले हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। पहला हम बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड, और इसी को हम बोलते हैं नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। इसके एग्जाम्पल है प्लेटिनम, ग्रेफाइट, ये एग्जाम्पल है। नोट, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नोट क्या लिखना चाहता हूं? कंसीडर इलेक्ट्रोड टू बी इनर्ट इलेक्ट्रोड, consider electrode to be inert electrode, प्लेटिनम ही कंसिडर करना है आपको, unless otherwise stated। जब तक कुछ नहीं बोला हो क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड के बारे में, तो आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर चले और न्यूमेरिकल करें। ठीक है, this is important point for numericals। अब what is inert electrode or attackable electrode? Electrode which does not take part in attackable, मतलब attacked by electron। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, रिडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अटैक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन कर रहा है। पर जब वो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट अटैकेबल इलेक्ट्रोड। यस और नो? तो इलेक्ट्रोड इज नॉट पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, और एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब अटैकेबल इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। अटैकेबल इलेक्ट्रोड, एनोड लिया, एनोड खुद ऑक्सीडाइज हो गया, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड मटेरियल खुद ऑक्सीडाइज। जैसे एनोड सिल्वर का ले लें तो Cl नेगेटिव या कोई भी एनायन होगा एनोड की तरफ आया होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज होगा Ag से Ag आयन में।
कॉपर है तो खुद ऑक्सीडाइज, कॉपर का एनोड ले लिया तो कॉपर खुद ऑक्सीडाइज होता है CuC+1। जिंक का एनोड ले लिया तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज होता है। मेटल हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। सो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल्स विल ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, बिकॉज मेटल्स की हायर टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज करने की। एक्टिव और इलेक्ट्रिक अटैकेबल इलेक्ट्रोड, इसका एग्जांपल एक्टिव मेटल जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपको कॉमनली क्वेश्चन में दिखाई देंगे। दीज आर एग्जांपल ऑफ विच इज पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोड विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। वो विच इज पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो टेक पार्ट करे ओवरऑल प्रोसेस में तो ठीक है, और बिल्कुल ही टेक पार्ट नहीं करे तो इनर्ट बोलेंगे। एक्टिव मेटल ये होते हैं तो ये एक्टिव मेटल खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। एक नोट लिख लीजिए एक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में। इफ एनोड इज मेड ऑफ एक्टिव मेटल और एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो, लाइक जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, etc, देन एनोड मटेरियल, जैसे जिंक Zn+2 में चला जाएगा ऑक्सीडाइज होकर, कॉपर कॉपर+2 में चला जाएगा, Ag+1 में चला जाएगा। एनोड मटेरियल itself will oxidize and all anions will keep waiting till infinity। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बेचारे एनायन एनोड की तरफ आते हैं कि एनायन नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिव, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं और एनोड से बोलते हैं कि मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मुझे ऑक्सीडाइज करो। Cl नेगेटिव बोलता है तो Cl2 में ले जाओ, मुझे हाइड्रोक्साइड आयन बोलता है मुझे O2 में ले जाओ, Br नेगेटिव बोलता है मुझे Br2 में ले जाओ। तो एनायन का ऑक्सीडेशन होने का इंतजार रहता है एनोड पे आने के बाद। एनोड पे काम ही है एनायन का ऑक्सीडेशन करना। लेकिन एनोड जब खुद एक्टिव मेटल का बना हुआ है, प्लेटिनम जैसे मेटल का, इनर्ट मेटल का नहीं, एक्टिव मेटल का जब बना हुआ है एनोड खुद, तो हालांकि सिल्वर बहुत एक्टिव मेटल नहीं होता, पर सिल्वर मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि सिल्वर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। एनोड एक्टिव मेटल का बना हुआ है तो एनोड मटेरियल खुद ऑक्सीडाइज होगा। एनायन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि एनायन इंतजार करते रहेंगे कि मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी ऑक्सीडाइज होऊंगा। एनायन ऐसे इंतजार करता रहेगा, लेकिन वो इंतजार आजीवन रहेगा। यस और नो? वो इंतजार आजीवन रहेगा। तो जब एनोड खुद जिंक, कॉपर, सिल्वर इस तरह एक्टिव मेटल का बना हुआ है तो एनायन की जिंदगी बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे बॉलीवुड में हमारी अभिनेत्री रेखा की है। अगर हम देखें तो किसके नाम का सिंदूर भरती है ये आज तक नहीं पता, यानी कि कहीं ना कहीं कोई आजीवन इंतजार है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनके वसूलों को सलाम करना चाहिए हमें। ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा था, so that there can be change in mood. Continuously we are discussing science, and continuous discussion of science keeps the environment bit boring. साइंस हमें शक्तिशाली बनाती है तो आर्ट्स हमें दुनिया को सुंदर बनाती है। तो हर चीज का अपना अपना योगदान है। साइंस किसी भी देश को शक्तिशाली बनाती है, टेक्नोलॉजी देती है, लेकिन आर्ट्स जिंदगी में रंग भरती है। तो वो कोई भी कला हो, जैसे एक्टर्स हैं वो आर्टिस्ट ही हैं, तो वो हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, और जिंदगी का मतलब जिंदगी सच में तभी हो पाता है। अदरवाइज हम लोग मैकेनिकल हो जाएंगे और ह्यूमन बीइंग कभी मैकेनिकल नहीं हो सकता। तो दोस्तों,
ऑल एनायंस विल कीप वेटिंग टिल इन्फिनिटी, आजीवन इंतजार करेंगे। क्यों आजीवन करेंगे, आजीवन क्यों करेंगे, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एनोड है तो एनोड मटेरियल ऑक्सीडाइज होगा, जैसे सिल्वर की रोड है तो ये रोड एजी आयन चला जाएगा सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होकर, एजी से एजी आयन की फॉर्म में। रोड पतली हो जाएगी, एजी उठकर चला गया एजी आयन की फॉर्म में, और रोड पतली हो गई, और रोड थोड़े टाइम बाद एनोड वाली रोड है पूरी ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो एनोड बचेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रोड ही नहीं है तो काहे की इलेक्ट्रोलिसिस, तो फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं होगी। यानी कि बेचारे Cl नेगेटिव इंतजार कर रहे थे, बेचारे एनायन इंतजार कर रहे थे, और सही में उनके लिए बेचारा वर्ड बोलना बनता है क्योंकि उनका इंतजार आजीवन हो गया। पता नहीं उनका उद्धार हो नहीं सका, उनको निर्वाणा प्राप्त नहीं हुआ। एनायन जो एनोड पे आते हैं उनका निर्वाणा का मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो भाई, सीधी सिंपल बात। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बोलोगे एनोड टू कैथोड। बोलेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, आप बोलोगे कैथोड टू एनोड। यस और नो। तो जो भी हमने डिस्कस किया वो सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हमारे हो गए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हो गए हमारे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर डन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये भी हमने देखा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं एनोड और कैथोड पे। जब एनोड पे एक ही एनायन है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, जैसे NaCl मोल्टन में एक Cl नेगेटिव था, लेकिन मैं इसमें NaCl, NaBr, Na सब डाल दूं, Na2SO4 भी डाल दूं, तो एनोड पे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, सल्फेट आयन सब एनोड के ऊपर आएंगे। H2 NaOH डाल दूं तो OH आयन भी आएगा, H2O का भी OH आयन आएगा। एक्वस सॉल्यूशन डालते ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। व्हाट आई मीन टू से कि जब बहुत सारे एनायन एनोड पे कंपटीशन कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन के लिए, तो हम न्यूमेरिकल के लिए एट ए टाइम एक ही आयन का ऑक्सीडेशन कंसीडर करते हैं, एक एनोड प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। एक्सपेरिमेंटली हो सकता है दो या दो से ज्यादा एनोड प्रोडक्ट बन रहे हो साइमल्टेनियसली, लेकिन हम अपनी तरफ से, क्वेश्चन की डेटा से हमें समझ में आ जाएगा, पर हम अपनी तरफ से हरदम जब तक एक एनोड प्रोडक्ट पूरा बनना खत्म ना हो जाए, ऐसे जैसे Cl नेगेटिव और आपका F नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव पहले ऑक्सीडाइज होता है, Cl2 में चला जाएगा। जब सारा Cl नेगेटिव खत्म होगा तब दूसरे आयन का ऑक्सीडेशन हमें स्टार्ट करना है। थियोरेटिकली न्यूमेरिकल करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है। तो वी कंसीडर वन एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट ए टाइम, तो एक ही एनोडिक प्रोडक्ट हमें बनाना है। उन एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो फिर बात अलग है, पर एक एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम एट ए टाइम कंसीडर करेंगे। अगर वो एनोडिक ऑक्सीडेशन के जो आयन है, रिएक्टेंट है ऑक्सीडेशन जाने वाले, वो खत्म हो गए, फिर दूसरे आयन का नंबर आएगा, दूसरी केमिकल स्पीशीज ऑक्सीडाइज होने के लिए अवेलेबल है उसका नंबर आएगा। तो एट ए टाइम वी कंसीडर वन एनोडिक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड एंड वन कैथोडिक हाफ रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है। जब कंपटीशन हो जाएगा तो कौन से आयन का पहले उद्धार होगा, कौन सा ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, कौन सा आयन पहले रेड्यूस होगा, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो एनोड प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेगा, फिर कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे और कैथोड पे कौन सा आयन रेड्यूस होगा। अलग अलग आयन अगर ऑक्सीडाइज रेड्यूस होंगे एनोड कैथोड पे रिस्पेक्टिवली, तो अलग अलग एनोड और कैथोड और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्वालिटी एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट विल डिफर। तो ये किस किस चीज के ऊपर क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट डिपेंड करती है उसकी हम लोग बात करेंगे। पर प्रायर टू दैट हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के दो एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। First is quantitative aspect of electrolysis. Quantitative aspect of electrolysis कि कितना एनायन ऑक्सीडाइज हुआ, कितना ग्राम, कितने मोल, कितने इक्विवेलेंट। एनोड प्रोडक्ट में Cl2 बना था तो कितना ग्राम बना, कितना मोल बना, कितना वॉल्यूम बना। कोई भी एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट की क्वांटिटी पूछी जाएगी, क्वांटिटी के बारे में बतलाया जाएगा।
जो ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl नेगेटिव एनोड पे Cl2 पीछे वाले मोल्टन NaCl के एग्जांपल में, तो कितना ग्राम Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो गया, कितना ग्राम Na पॉजिटिव रेड्यूस हो गया कैथोड पे, कितना Na मेटल कैथोड पे बना, कितना Cl2 गैस एनोड पे बना, किसी की भी क्वांटिटी, मोल ऑफ Cl2 प्रोड्यूस, वेट ऑफ Cl2 प्रोड्यूस, किसी भी तरह क्वांटिटी हम देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पास करते हैं तो एनोड और कैथोड प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी कितनी है, एनोड और कैथोड प्रोडक्ट की एपी और सीपी की क्वांटिटी, एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादातर न्यूमेरिकल में पूछी जाती है। हालांकि एनोड पे जो एनायन लॉस हुआ उसकी कितनी क्वांटिटी लॉस हुई, कैथोड पे जो कैटायन लॉस हुआ उसकी कितनी क्वांटिटी लॉस हुई, ऑल दैट fall under the purview of quantitative aspect of electricity। दूसरा होता है qualitative aspect of electricity, qualitative aspect of electrolysis, qualitative aspect of quality मतलब नेचर, यहां पे हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट की बात करेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, या जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहे हैं उन आयन और केमिकल स्पीसीज की भी नेचर की बात कर सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, यहां पे हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट की बात करेंगे, कितने मोल कितने इक्विवेलेंट बने उसकी बात करेंगे हम। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा चैलेंजिंग चीज है और इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि एनोड प्रोडक्ट यही बनेगा। तो बहुत सारी केसेस में वी हैव टू अप्लाई सर्टेन लॉजिक, जैसे अभी अभी मैंने एक नोट लिखा था, अगर एनोड जिंक कॉपर सिल्वर जैसे एक्टिव मेटल का बना हुआ है, इस तरह एक्टिव मेटल का निकल वगैरह का बना हुआ है, तो एनोड मटेरियल पहले ऑक्सीडाइज होगा, वो मेटल पहले ऑक्सीडाइज होगा, एनायन का ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। यस और नो, इस तरह के पॉइंट होंगे। वो एनोड प्रोडक्ट क्या है, कैथोड प्रोडक्ट क्या है, कौन है, वो क्वालिटेटिव है, कितना बना कितना है, वो क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज स्टडीड थ्रू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के दो लॉ हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हम खुद के अपने पॉइंट लिखेंगे, वी विल राइट डाउन। ये बहुत चैलेंजिंग होता है, तो यू विल लिसन टू मी, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, अदरवाइज यू विल बी इन बिग प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो हम अलग से एनालाइज भी करेंगे सो दैट इट विल बी देयर इन योर माइंड व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताएगा कि एनोड और कैथोड प्रोडक्ट पे कितने आयन ऑक्सीडाइज रेड्यूस हो गए, कितना एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बना, वेट कितना बना उसका। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज डिस्कस्ड थ्रू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसमें है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो यहां पे एनोड पे Cl2 बना, Cl2 का अमाउंट आप ले लो, वेट में ले लो, वेट में, मोल में ले लो, वेट में ले लो, इक्विवेलेंट में, किसी भी तरह पहले वेट में ले लीजिए, है ना। जो फैराडे ने बोला है वेट के टर्म में बोला है, पर किसी भी टर्म में बोलोगे सेम रिलेशन वैलिड रहेगा कि एनोड पे अगर हम
x कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड के थ्रू पास करते हैं, जैसे 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे तो एनोड पे 1 मोल Cl2 एनोड प्रोडक्ट का बन रहा था। अगर 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड पे Cl2 का अमाउंट 1 मोल की बजाय 2 मोल हो गया। अगर हम x कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एनोड पे तो एनोड प्रोडक्ट का y ग्राम बनता है। अगर हम x कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बजाय 10x कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड के थ्रू पास करते हैं तो y ग्राम की बजाय 10y ग्राम एनोड प्रोडक्ट का बनेगा। अगर यहां पे x कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहां पर भी x कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही पास होगी। यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे कैथोड पे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एनोड एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कैथोड x कूलम और x कूलम यानी कि बराबर रहेगी, वो अलग अलग नहीं रहने वाली। तो क्या होगा, कैथोड प्रोडक्ट है ये आपका, कैथोड प्रोडक्ट है तो यहां पर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैथोड पे पास होगी तो Q की वैल्यू यहां पर, Q मतलब चार्ज, x कूलम इधर है तो Q की वैल्यू x कूलम ही कैथोड पे होगी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एनोड एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कैथोड मस्ट बी सेम इन इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इसलिए हमने वो इक्वेशन बैलेंस 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड पे पास हुई, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे पास हुई, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन में आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। वही तो चीज है, यहाँ पे लॉस हो रही है, यहाँ पे गेन हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एनोड यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कैथोड यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। वही फंडा है, रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ही है, कोई नई चीज नहीं है। तो यहां पर अगर जेड ग्राम बन रहा है x कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कैथोड में उसका सोडियम का, जो एग्जांपल मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस का लिया था, तो अगर हम x कूलम की बजाय 5x कूलम पास करते हैं तो यहाँ पे जेड ग्राम की बजाय 5 जेड ग्राम बनेगा कैथोड का, यानी कि एनोड और कैथोड प्रोडक्ट का जो अमाउंट प्रोड्यूस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू। एनोड से जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो एनोड प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा, कैथोड से जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई कैथोड प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा। यही जो मैंने बोला, यही फैराडे साहब ने बोला है। बड़ी सिंपल सी चीज, बड़ी सिंपल सी चीज है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट एट एनोड और कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस। बस क्या बोलता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अमाउंट, अमाउंट को आप वेट समझ लीजिए, बाय डिफॉल्ट हम वेट लेकर चलेंगे, अमाउंट का मतलब मोल वगैरह भी लेके चल सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट वेट लेके चलना है आपको, अमाउंट बोलते ही इस फैराडेज लॉ के स्टेटमेंट में। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट में एनोड के प्रोडक्ट हो गए, कैथोड के प्रोडक्ट 2 हो गए। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, amount of electrolysis product obtained is directly proportional to quantity of electricity used in electrolysis, used or passed during passed, quantity of electricity passed in electrolysis process। यूज और पास वर्ड दोनों में फर्क है, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड यूज करना चाहते हो तो यूज्ड, जैसे 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने एनोड के थ्रू पास की तो हो सकता है 8 कूलम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से ही एनोड प्रोडक्ट बना हो, 2 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफेक्टिवली एनोड प्रोडक्ट बनाने में, रिडॉक्स रिएक्शन करवाने में, एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बनाने में यूज ही नहीं हो रही हो, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस एफिशिएंसी हो गई 80% इस केस में।
अगर आपका 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन एनोड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 7 कूलम के हिसाब से बन रहे हैं, तो हम बोलेंगे कितना एक्चुअल कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, वो 7 कूलम। पास कितना किया इलेक्ट्रिसिटी, वो 10 कूलम। तो एफिशिएंसी होगी 7/10 और परसेंटेज एफिशिएंसी होगी 70%। ठीक है, तो इसलिए यूज्ड मतलब 7 कूलम और पास मतलब 10 कूलम, दोनों में डिफरेंस है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बोल दो आप, अभी तो पास बोलो, बुक्स में पास ही लिखा रहता है फेराडे ने, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसीडर नहीं किया। न्यूमेरिकल में आपको करना पड़ेगा, तो बिल्कुल परफेक्ट टर्म बोलोगे तो यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस इन मेकिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो क्या हो गया, वेट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट एनोड और कैथोड प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू एनोड और कैथोड प्रोडक्ट पे क्या रहेगा, बराबर रहेगा, पर वेट बराबर नहीं रहेगा क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से डिसाइड करेगा W की वैल्यू क्या है। बस यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि यहाँ पे x कूलम की बजाय 3x कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसका Z ग्राम बन रहा था तो 3Z ग्राम बनेगा। कैथोड प्रोडक्ट का x कूलम से m ग्राम बन रहा है तो 3x कूलम से 3m ग्राम बनेगा, यानी कि उसका भी क्वांटिटी ट्रिपल हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस ट्रिपल होने पर, और एनोड प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि जब इसमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रिपल पास होगी तो कैथोड में भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रिपल पास होगी। बस ये बहुत सिंपल सी चीज है, दिस इज डैम इजी। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखूं तो उसको Z बोलते हैं हम लोग, और Z अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं Z को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ electrolysis product, electrochemical equivalent of electrolysis product। एनोड प्रोडक्ट अलग है, कैथोड प्रोडक्ट अलग है, तो जितने भी एनोड प्रोडक्ट, जैसे एनोड पे Cl2 बना तो Z की वैल्यू अलग होगी, एनोड पे H2 बना तो Z की वैल्यू अलग होगी, एनोड पे O2 बना तो Z की वैल्यू और अलग होगी, कैथोड पे सोडियम बना तो Z की वैल्यू और अलग होगी। अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, अलग अलग वैल्यू ऑफ Z। तो एनोड और कैथोड प्रोडक्ट के लिए एनोड और कैथोड में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, पास होगी, ये तो सही है, क्यों तो सेम है एनोड और कैथोड के लिए, लेकिन Z अलग है एनोड और कैथोड प्रोडक्ट के लिए, इसलिए उनका वेट अलग अलग होगा एनोड और कैथोड प्रोडक्ट का। समझ गए, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के लिए Z अलग है, Z इज स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, इस चीज का ध्यान रखें। बस ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हाउ वी डिफाइन Z, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इफ Q इज 1 कूलम। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, I क्या होता है बच्चों, dQ/dt। अगर कांस्टेंट करंट का सोर्स है, अगर बैटरी कांस्टेंट करंट की सोर्स है, फिक्स 2 एम्पियर दे रहा है तो 2 एम्पियर दे रहा है पूरी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, तो कांस्टेंट करंट की सोर्स हो गई। तो I कांस्टेंट हो गया, dt dq टोटल चार्ज, इंटीग्रेशन कर दें तो I तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट करंट का सोर्स है तो टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू सर्किट इज इक्वल टू I, और dt का इंटीग्रेशन 0 to t देखेंगे तो ये हो जाएगा IT-0 यानी कि IT। Q इज इक्वल टू, बेसिक रिलेशन ये है, लेकिन Q इज इक्वल टू IT कब लिख सकते हैं, जब I कांस्टेंट है तभी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ZI मल्टीप्लाइड बाई T। तो Q अगर 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें या फिर 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड, सब 1 ले लो, तो इसका मतलब भी 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड मतलब 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई।
1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पुट किया तो मतलब 1 कूलम हो गया, एक ही बात है। तो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्योंकि वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जेड क्या होगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट? Electrochemical equivalent is amount of electrolysis product, weight of electrolysis product obtained by passing 1 coulomb of electricity. Electrochemical equivalent क्या है? Electrochemical equivalent क्या है? Electrochemical equivalent क्या है? It is weight of electrolysis product, weight or amount, weight of electrolysis product, weight of electrolysis product obtained, weight of electrolysis product obtained by passing 1 coulomb of electricity or by passing 1 ampere current for 1 second, 1 ampere current for 1 second, ये हो गया है ना, 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। इसकी डेफिनेशन को ध्यान रखें। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर यहां से 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और एनोड प्रोडक्ट का कुछ मान लो 5 ग्राम बनता है, तो 5 ग्राम 1 कूलम से, यानी कि 5 ग्राम पर कूलम क्या हो गया, जेड ऑफ एनोड प्रोडक्ट हो गया। कैथोड प्रोडक्ट का मान लो 1 ग्राम बनता है, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से पास करते हैं, तो 1 ग्राम पर कूलम इज जेड ऑफ कैथोड प्रोडक्ट। तो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट का जितना भी अमाउंट बनेगा उसका, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल, इसकी यूनिट ग्राम, इसकी यूनिट अगर कूलम ले लें तो यूनिट ऑफ जेड क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ जेड क्या हो जाएगी, ग्राम पर कूलम, ग्राम पर कूलम। 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जितना ग्राम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट का मिलता है वही जेड की वैल्यू है ग्राम पर कूलम यूनिट में। यस और नो? W इज इक्वल टू जेड आई टी। तो ये हो गया, जेड इज स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, इसका ध्यान रखना। देखो एनोड और कैथोड से Q सेम होगा, I भी सेम होगा, T भी अलग नहीं हो सकता। जितने टाइम तक इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो एनोड कैथोड दोनों पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बना, तो T तो सेम ही है, I भी सेम है, वो भी अलग नहीं होगा। जेड अलग है एनोड और कैथोड प्रोडक्ट का, तो W भी अलग अलग होगा। एनोड और कैथोड प्रोडक्ट का जेड डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के लिए जेड की वैल्यू डिफरेंट है। अब अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे, माइकल फेराडे मीन्स जिन्होंने फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दी है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे, 1 Faraday of electricity, Faraday of electricity, 1 Faraday of electricity कितनी होती है, 96,500 कूलम, एंड एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई E। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे 1 Faraday ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। 1 Faraday ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस or liberate 1 equivalent, 1 equivalent मतलब उसका जो इक्विवेलेंट वेट है उतना ग्राम में ले लो, ई ग्राम। इसका इक्विवेलेंट वेट 10 ग्राम है तो 10 ग्राम हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक इक्विवेलेंट का मास ई ग्राम होता है, 1 मोल का मास m ग्राम, m इज मोलर मास। 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो बताओ
96,500 कूलम या फिर 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इक्विवेलेंट वेट के बराबर ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। इतना कूलम है तो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस E बाई 96,500 ग्राम। What is Z? Z is weight of electrolysis product in gram obtained by passing 1 coulomb of electricity। 1 coulomb of electricity, तो यही तो है 1 coulomb of electricity से फैराडे क्या बोलता है, कितना ग्राम प्रोड्यूस होता है, E बाई 1 फैराडे, E बाई 96,500। हेंस E बाई F की वैल्यू तो 96,500 है। उसे क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। जेड की डेफिनेशन कोई यही थी, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जितना ग्राम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट का मिलेगा वही उसका ग्राम पर कूलम में जेड होगा। तो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट का E बाई F ग्राम मिल रहा है। हेंस जेड की वैल्यू क्या हो गई, E बाई F हो गई। हेंस डेफिनेशन ऑफ जेड के अनुसार जेड क्या हो गया, E बाई F हो गया। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट एंड इक्विवेलेंट वेट। F तो कांस्टेंट है भैया, F तो कांस्टेंट है। Z अलग अलग केमिकल स्पीशीज की अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है। E अलग अलग होगा अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के लिए, तो Z भी अलग अलग होगा। यहां से बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आता है, यस और नो। तो माइकल फैराडे बोलता है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को बनाती है एनोड और कैथोड प्रोडक्ट के एक एक इक्विवेलेंट को बनाती है। तो 1 कूलम E बाई F ग्राम को बनाएगी। हेंस Z इज इक्वल टू E बाई F। तो W इज इक्वल टू Z क्यूब, W इज इक्वल टू E बाई F क्यूब। इसको मैं ZIT भी लिख सकता हूं, मैं E बाई FIT भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा घुमाता फिराता हूं इसको। मैं क्या करूं, W बाई E वेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसको हम क्या लिख सकते हैं, W बाई E को क्या लिख सकते हैं, Q बाई F, या फिर E इधर ले जाएं तो IT बाई F। ये क्या है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट हो गया। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, W/M से मोल निकलते हैं और W/E से ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स निकलते हैं। तो इससे क्या, ये एनोड प्रोडक्ट का वेट है तो एनोड प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट वेट है, कैथोड प्रोडक्ट का वेट है तो कैथोड प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट वेट है। वेट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू Q बाई F। यही आया फैराडेज लॉ से। बस हम ये फैराडे लॉ इस फॉर्मेट में यूज नहीं करेंगे न्यूमेरिकल में, सारे ऑथर लोग उसी को यूज करेंगे पर हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बस इससे जो रिडक्शन निकला उसको यूज करेंगे। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर न्यूमेरिकल्स वो है हमारे लिए, एक हम रिलेशन यूज करने वाले हैं फॉर न्यूमेरिकल्स कि टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एनोड प्रोडक्ट्स टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एनोड प्रोडक्ट मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट। एक रिएक्शन में एक ही एनोड प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे हम लोग, दो बन रहे होंगे तो एक, किसी भी एक का एनोड, फिर वो खत्म हो गया तो नई रिएक्शन स्टार्ट हुई तो उसमें भी एक, है ना। टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट
is equal to total equivalent of cathode product is equal to Q by F और IT by F। ठीक है, ये किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q by F। बस इक्विवेलेंट ऑफ एनोड प्रोडक्ट is equal to equivalent of cathode product is equal to Q effective by F और I effective T by F। इस रिलेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं, इस रिलेशन को हम यूज करने वाले हैं एक पर्टिकुलर केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिर इलेक्ट्रोलिसिस मान लो एक एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बन रहा था, उसमें से एनोड प्रोडक्ट खत्म हो गया बनना, एनोड प्रोडक्ट दूसरा स्टार्ट हो गया, तो उसको हम नेक्स्ट केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंसीडर करेंगे। एक पर्टिकुलर एनोड कैथोड रिएक्शन हो रही है तो पर्टिकुलर एनोड और कैथोड का केस हो गया वो, तो इक्विवेलेंट ऑफ एनोड प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड प्रोडक्ट is equal to Q effective by F or I effective T by F। What is the effective quantity of electricity और effective current? यहाँ पे हम लोग एक चीज यूज करेंगे, इक्विवेलेंट्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं, एनोड प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट और कैथोड प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट कैसे लिखे जा सकते हैं। मोल चार तरीके से लिखते हैं हम केमिस्ट्री में क्वेश्चन करते टाइम, और इक्विवेलेंट भी चार तरीके से। मोल वेट दे रखा हो पूछा हो तो W/m से लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर से मोल लिखते हैं। आइडियल गैस हो तो वॉल्यूम एट एसटीपी अगर दे रखा हो इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर पर मोल, और मोलरिटी दे रखी हो तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन से मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं। इसी तरह यहां पर इक्विवेलेंट्स एनोड प्रोडक्ट के हो कैथोड प्रोडक्ट के हो, इक्विवेलेंट्स लिखने का पहला तरीका है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट ग्राम में होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है इक्विवेलेंट लिखने का, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये क्या है मोल्स और ग्राम मोल्स, बहुत कॉमनली ये यूज होता है ये। तीसरा तरीका क्या है इक्विवेलेंट्स लिखने का, इक्विवेलेंट ऑफ गैस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ऐसे बोल दो स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम। और स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑफ गैस। एन फैक्टर कैसे आएगा, यहां तो रिडॉक्स रिएक्शन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर एटम पर आयन पर मॉलिक्यूल से एन फैक्टर आएगा आपका। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम यहां से आएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4, एन फैक्टर डिवाइड में है तो पलटी मारकर किधर चला जाएगा। एंड फोर्थ एंड डिफरेंट वे इक्विवेलेंट लिखने का, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है ये, वो क्या होता है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट ऑफ एनोड प्रोडक्ट और इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड प्रोडक्ट, इन चार में से कोई भी एक रिलेशन लिख के आप लोग यूज करोगे न्यूमेरिकल में। अब हम बात करते हैं व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्टिव करंट और इफेक्टिव उसका मतलब क्या है। उसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एफिशिएंसी
ये क्या होता है, इसकी बात हमने की थी, कितना इफेक्टिव कूलम ऑफ चार्ज एनोड प्रोडक्ट बनाया और कितना कूलम ऑफ चार्ज पास किया गया। क्यू इफेक्टिव या क्यू एक्सपेरिमेंटल जिससे प्रोडक्ट बने, क्यू थ्योरेटिकल जिससे पास हुआ, या फिर कितना एम्पेयर करंट, जैसे 10 एम्पेयर करंट आपने पास किया लेकिन प्रोडक्ट बने वो 7 एम्पेयर करंट के हिसाब से ही बने हैं, तो एक्चुअल क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल करंट 7 एम्पियर हो गया, लेकिन थ्योरेटिकली कितना पास किया, ये थ्योरेटिकल करंट हो गया। ये सुनो, अगर मैं परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करूं, यही है आपका क्यू एक्सपेरिमेंटल को हम बोलते हैं क्यू इफेक्टिव और क्यू एक्सपेरिमेंटल। क्यू इफेक्टिव बोलो या क्यू एक्सपेरिमेंटल बोलो, आई इफेक्टिव बोलो या फिर आई एक्सपेरिमेंटल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। परसेंटेज की टर्म में बात करेंगे तो क्यू एक्चुअल में कितना पास हुआ, इसको आप एक्सपेरिमेंटल कर लीजिए, क्या इफेक्टिव कर लीजिए, बोथ आर करेक्ट। क्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, आई एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय आई थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी अगर आपकी दे रखी है तो आप यहां से क्यू इफेक्टिव या आई इफेक्टिव निकालेंगे। करंट एफिशिएंसी जैसे 80% दे रखा है तो 80/100 मल्टीप्लाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल इज क्यू एक्सपेरिमेंटल, उससे आ जाएगा। कुछ भी नहीं बोला हो तो करंट एफिशिएंसी क्या लेकर चलना है, 100%। तो इक्विवेलेंस को 4 तरीके से लिखेंगे, W/E मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये किसके लिए है, ये वाला आइडियल गैस के लिए है ये, या वेपर के लिए भी यूज कर सकते हो, आइडियल बिहेवियर है तो। ये किसके लिए है, सॉल्यूशन ओनली, ये आइडियल गैस ओनली। ये दोनों रिलेशन, ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए यूज करें, आइडियल गैस के लिए जनरलाइज कभी भी यूज कर सकते हैं, जनरलाइज रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस हर न्यूमेरिकल के लिए, जब भी आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल होगा बच्चों, हम हरदम ये यूज करेंगे। तो जब भी आपको एनोड और कैथोड प्रोडक्ट में किसी की भी क्वांटिटी वगैरह की बात की जाए न्यूमेरिकल में, आप परमेश्वर का नाम लेकर इसको लिख लेना, इसको लिख लेना बिंदास। और क्यू इफेक्टिव आई इफेक्टिव कैसे निकलेगा, उसके लिए करंट एफिशिएंसी नोट लिख लीजिए। परसेंटेज एफिशिएंसी इज 100% unless otherwise stated। क्वेश्चन में अगर 80% बोली है, स्टेट कर रखी है तो इश्यू नहीं है, अगर नहीं बोल रखी, नहीं स्टेट कर रखी तो 100% लेके चलना है। जब ये 100% लेंगे, ये भी 100 लेंगे तो 100 से गया, यानी कि 10 एम्पियर करंट पास किया तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाने में भी 10 एम्पियर ही यूज हुआ। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी और करंट दोनों बराबर हो जाते हैं जब करंट एफिशिएंसी 100% होती है। तो 100 पुट करके देखो, आई एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू आई थ्योरेटिकल आ जाएगा एंड क्यू एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू क्यू थ्योरेटिकल आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं बोला हो तो 100% लेकर चलोगे व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल। तो दोस्तों बेस और बेस, आप बार बार यही रिलेशन यूज करो, दिस इज द एब्सोल्यूट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल। हर न्यूमेरिकल के लिए यही ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, फॉर पर्टिकुलर केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, equivalent of anode product in that anodic oxidation reaction, equivalent of cathode product in that particular case of electrolysis की cathode reduction वाली reaction is equal to Q effective by F और I effective T divided by F। I यहाँ पे constant है, constant current का source है, तभी Q को I multiplied by T लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एक मात्र न्यूमेरिकल करने का ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। डन।
अब हम बात करते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहां से यहां कनेक्ट कर दीजिए, यहां से यहां कनेक्ट कर दीजिए। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आए, इलेक्ट्रॉन इधर से लॉस होंगे, इधर जाएंगे दिस वे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 are connected in series. A, B, C. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ये सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी एंड सी। तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ए बी एंड सी, ए बी सी। ये एनोड है, ये कैथोड है आपका ना। यहां पर जो एनोड प्रोडक्ट बना वो मान लीजिए WA1 उसका, और उसका इक्विवेलेंट वेट है EA1। जो कैथोड प्रोडक्ट बना वो WC1 एंड उसका इक्विवेलेंट वेट है EC1। सेकेंड वाले में जो बना एनोड पे WA2 और उसका इक्विवेलेंट वेट है EA2। जो कैथोड पे बना C फॉर कैथोड, वेट बना जो है WC2, उसका इक्विवेलेंट वेट है, ये कैथोड का है ना, हाँ, तो C इक्विवेलेंट वेट ऑफ दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे एनोड प्रोडक्ट 3 है ही, उसका इक्विवेलेंट A3 बोल देता हूँ इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे जो वेट बना कैथोड प्रोडक्ट का वो WC3 बोल दो और उसका इक्विवेलेंट वेट EC3 बोल दो, ठीक है। EC3 बोल दो, EC3 एंड WC3। तो क्या है कि सभी में सीरीज कनेक्शन है, तो Q इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक, I और Q इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोड्स। सीरीज कनेक्शन का मतलब यही होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो आप, तो क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स पे कि करंट सेम पास करते हैं सब में। एक में 5 एम्पियर करंट पास हुआ, दूसरे में 5 एम्पियर। एक में 20 कूलम पास हुआ तो दूसरे में 20 कूलम। तो सीरीज में कनेक्टेड है 3 वोल्टामीटर, 3 कोलामीटर और 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो सबके एनोड में इधर 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर भी क्योंकि वैल्यू 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। यहाँ पे भी 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे भी 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके एनोड पे भी 10 कूलम, इसके कैथोड पे भी 10 कूलम। हर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हर इलेक्ट्रोड में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब क्या था, W इज इक्वल टू ZQ और ZIT, यही था ना फर्स्ट लॉ से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, E/F, इसको क्या लिख सकते हैं E/F, यस और नो, या Z ही रहने दो एक बार। As Q is constant, Q
I is constant, T is constant for all इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो क्या बोल सकता हूं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ZA1 बोल देता हूं, इसका ZC1 बोल देता हूं। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, E/F, ये भी E/F हो जाएगा। अब ये तो फिक्स है, सभी में कांस्टेंट है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो गया। तो क्या हो जाएगा, इनके वेट को मैं क्या बोलूंगा, इंप्लाइज W/Z इज कांस्टेंट, W/E इज कांस्टेंट। यही फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलता है अगर सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम चार्ज पास किया जाए, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस में यूज की जाए, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक ही बात है सारी चीजें, देन weight of any electrolysis product is directly proportional to its equivalent weight, or weight of any electrolysis product is directly proportional to its electrochemical equivalent। अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट का अलग अलग Z होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। तो W/Z एंड W/E इज कांस्टेंट, W/Z एंड W/E इज कांस्टेंट, सीरीज में कनेक्शन है। तो इफ टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्या बोलता है, इफ two or more than two electrolytic cells connected in series, then weight of electrolysis product, any electrolysis product is directly proportional to its equivalent weight, or weight of electrolysis product is directly proportional to its electrochemical equivalent, or W/E is constant और W/Z is constant। यही फैराडेज सेकेंड लॉ है। तो W of anode product A1 by equivalent weight of A1 is equal to W of cathode product equivalent weight of cathode product। ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हो गए, सब बराबर होंगे। W of anode product 2 equivalent of anode product 2, W of cathode product 2 equivalent weight of cathode product 2, ये दूसरे के इक्विवेलेंट, सबके इक्विवेलेंट बराबर रहेंगे। W of cathode product 3 anode product 3 equivalent weight of anode product 3, W of cathode product 3 equivalent weight of cathode product 3, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हेंस W/E और W/Z इज कांस्टेंट। यहाँ पे Z भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। यही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, यही फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कोई खास चीज नहीं है, सीरीज में कनेक्ट होगा तो हर इलेक्ट्रोड से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो Q सेम होगा, तो क्या था हमारा इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, W/E था इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू Q इफेक्टिव बाई F, यही था ना फर्स्ट लॉ। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा, Q सेम होगा सभी इलेक्ट्रोड से, तो हर इलेक्ट्रोड में बनने वाले इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। W/E को इक्विवेलेंट्स बोलना स्टार्ट कर दो, तो बस सेम है। इट इज वेरी इजी। फैराडेज सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, आप तो बस डायरेक्टली ये ध्यान रखो ना, इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू Q इफेक्टिव बाई F और I इफेक्टिव T/F, सारे न्यूमेरिकल उसी से हो जाएंगे। कोई सीरीज पैरेलल, ये सब सीरीज में सेम करंट पास होता है, ये तो आपको पता ही है, इतना जानना ही काफी है। दैट इज इनफ फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जगमगाते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। फिर हम लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।